है, मान लो आपने कभी, जैसे मान लो ये है, ये पेन इस पे टिका है, ये पेन इस पे टिका है, आगे पास में पेन इस पे टिका है, तो इस पेन की दूरी क्या है? इस पेन की दूरी मेरी अंगुलियां है या मेरा हाथ है? इस पेन की दूरी क्या है? या तो मेरी अंगुलियां है या मेरा हाथ है। उसी प्रकार कई उद्योगों का जो दूरी है ना, वो क्या है? वो खनिज है। वो क्या है? खनिज है। ये है लिखता है महत्वपूर्ण। इसमें एक बात देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट देखो, अब आगे देखो, इसी में है खनन। खनन को प्रभावित करने वाले कारक, खनन को प्रभावित करने वाले कारक, खनन को प्रभावित करने वाले कारक। तो खनन को दो कारक प्रभावित करते हैं। कितने कारक प्रभावित करते हैं? दो। पहला देखो, वो दोनों बता देता हूं कौन कौन से। एक तो है भौतिक कारक, भौतिक को हम कह सकते हैं प्राकृतिक कारक। एक तो भौतिक कारक या प्राकृतिक कारक, एक ही बात है। दूसरा है मानवीय कारक, मानवीय कारक। खनन को कितने प्रभावित करते हैं? दो, भौतिक और मानवीय, भौतिक और मानवीय। अगली बात में, भौतिक कारक वो कारक होते हैं जो भौतिक दशाओं से प्रभावित होते हैं। किस दशाओं से? भौतिक दशाओं से। किन दशाओं से प्रभावित होते हैं? भौतिक दशाओं से प्रभावित होते हैं। और मानवीय कारक वो कारक होते हैं जो मानव द्वारा प्रभावित होते हैं, मानव द्वारा प्रभावित होते हैं। अगली बात में, जैसे भौतिक दशाओं में कौन, भौतिक दशाएं क्या होती है? अर्थात वायुमंडलीय दशाएं, वायुमंडलीय दशाएं हैं प्राकृतिक या भौतिक दशाएं होती है। अगली बात में, वायुमंडलीय दशाएं हैं भौतिक या प्राकृतिक दशाएं होती है। जैसे इसमें कौन कौन सा आते हैं? देखो, इसमें पूछ ला तो जैसे, तो देखो, खनिज की मात्रा, खनिज की मात्रा, खनिज की स्थिति, खनिज की कोटि, खनिज के प्रकार, खनिज की मात्रा, खनिज की स्थिति, सॉरी, खनिज की स्थिति, खनिज की कोटि, खनिज के प्रकार। या उस खनिज की मात्रा कैसी है, वो खनिज कहाँ पाया जाता है, उसकी लोकेशन क्या है, स्थिति क्या है, कौन सा प्रकार है। कोटि का मतलब होता है विभिन्न प्रकार, जैसे उच्च कोटि का है, निम्न कोटि का, आपने पढ़ा है, उच्च कोटि का है, निम्न कोटि का, वो। फिर उसके प्रकार, जैसे कोयला, कोयले चार प्रकार है, एंथ्रासाइट, बिटुमेन, लिग्नाइट और पीट, उसके प्रकार हो गए। अब कोटि, तो एंथ्रासाइट उच्च कोटि का हो गया, और एंथ्रासाइट, बिटुमेन, लिग्नाइट और पीट, पीट निम्न कोटि का हो गया। बात समझ आई? मानवीय दशाओं में क्या क्या आता है? देखो, मानवीय दशाओं में जैसे आपसे पूछ ले, जैसे पूंजी, यातायात, श्रमिक, सरकारी नीतियां इत्यादि आते हैं, इत्यादि आते हैं। अगली बात में, मानवीय कारक में कौन सा आते हैं? मानव द्वारा। जैसे पूंजी, पूंजी मानव लगाता है, कोई वायुमंडल की दशा नहीं है, उसको खनिज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना ले जाना, उसमें कितने श्रमिक हैं, सरकार उसके प्रति कौन सी नीति अपना रही है, ये आते हैं मानवीय कारक। तो आपसे पूछ ले खनन को प्रभावित करने वाले कारक, तो खनन को प्रभावित करने वाले दो कारक है, पहला भौतिक या प्राकृतिक, भौतिक बोल दो या प्राकृतिक कारक बोल दो, एक ही बात है। अगली बात में दूसरा है मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक क्या होते हैं, भौतिक कारक क्या होते हैं? जो भौतिक दशाओं से प्रभावित होते हैं, जैसे खनिज की मात्रा, उसकी स्थिति, उसका कोटि, उसका प्रकार। मानवीय कारक में जो मानव द्वारा प्रभावित होते हैं, जैसे पूंजी, सरकारी नीतियां, यातायात, श्रमिक इत्यादि। अगली बात हमने, ये है खनन को प्रभावित करने वाले कारक। फटाफट देखो, इसको आगे देखते हैं फिर।
ठीक है, आगे देखो। ये हो गया खनन को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे आता है खनिजों की विशेषताएं। खनिजों की विशेषताएं, खनिजों की विशेषताएं। अब देखो खनिजों की विशेषता में क्या क्या आता है। पहला तो ये एस समान, इनका वितरण कैसा है, इनका वितरण है एस समान। एक बार लिख देता हूं, वितरण कैसा है इनका, एस समान है। इनका वितरण कैसा है, एस समान है। दूसरा, ये निश्चित व नैवेकरणीय, ये भी बता दूंगा क्या है, निश्चित व नैवेकरणीय है। कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है। आगे ये देखो खनिजों की विशेषता है। पहले देखो वितरण है समान, यानी खनिज सभी जगह एक जैसे नहीं पाए जाते। जैसे मैं आपको बताऊं, मकराना में संगमरमर पाया जाता है, क्या कुचाउ में पाया जाता है, नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। क्या डेगाना में पाया जाता है, नहीं पाया जाता। तो इसका मतलब है इनका वितरण एक समान ही है। किसी जगह ये मान लो कोई खनिज पाया जाता है तो किसी दूसरी जगह कोई दूसरा खनिज पाया जाता है, किसी दूसरी जगह कोई दूसरा खनिज पाया जाता है। अभी बात में जैसे डेंगाना में टंगस्टन पाया जाता है, क्या कुचाउ में पाया जाता है, नहीं पाया जाता, कुचाउ में नहीं पाया जाता। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनका वितरण एक समान है। ये समान का मतलब है ये सभी जगह समान रूप से वितरित नहीं है, सभी जगह समान रूप से वितरित नहीं है। निश्चित है। निश्चित का मतलब क्या है, कि मान लो आपके पास 100 रुपए है, निश्चित है वो 100 रुपए। अब आपने 1 रुपये टॉफी खा ली, 5 रुपए मान लो बिस्कुट खा लिया, 10 रुपए के आपने नमकीन खा ली, 20 रुपए के आपने कचौरी खा ली, तो बताओ ये खत्म हो रहा है नहीं हो रहा है? इन 100 रुपए में से खत्म हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो निश्चित का मतलब है खनिज निश्चित है, ऐसा नहीं है ये बढ़ते जाते हैं, इनकी सीमा निश्चित है, इनकी सीमा निश्चित है। अगली बात में इनकी सीमा निश्चित है। अनिर्वचनीय का मतलब ये होता है वे खनिज जिसको नया नहीं बनाया जा सकता, जिसको नया नहीं बनाया जा सकता, और जिसको नया नहीं बनाया जा सकता वो एक ना एक दिन क्या होगा, समाप्त होगा। जिसको नया नहीं बनाया जा सकता वो एक ना एक दिन क्या होगा, समाप्त होगा, ये पक्की बात है। तो ये निश्चित है, इनको नया नहीं बनाया जा सकता, तो नया नहीं बनाया जा सकता निश्चित है, तो एक ना एक दिन ये क्या होगा, समाप्त होगा। कोई देश आत्मनिर्भर नहीं। कोई देश आत्मनिर्भर कैसे नहीं? जैसे किसी देश में संगमरमर निकलता है तो किसी देश में तांबा निकलता है, तो बताओ मान लो भारत में, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, भारत में संगमरमर निकलता है, कनाडा में तांबा निकलता है। उदाहरण समझना आप इसको, उदाहरण है एक तरीका। क्या भारत को तांबे की जरूरत नहीं पड़ती? पड़ती है। तो भारत बताओ यहां से कनाडा से आयात करेगा नहीं करेगा? करेगा। क्या कनाडा को संगमरमर की जरूरत नहीं पड़ती? पड़ती है। तो भारत से वो संगमरमर आयात करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो इसका मतलब है कोई देश किसी खनिज में आत्मनिर्भर नहीं है, सभी एक दूसरे पर निर्भर है। खनिजों का उत्खनन, यानी खनिजों का मतलब खनन, एक बात बता रहा हूं, खनिजों का खनन क्यों करते हैं, खनिज को बाहर क्यों निकालते हैं? एक तो निकालते हैं, उसका उत्खनन तभी करते हैं जब उसकी मांग ज्यादा हो, उसकी डिमांड ज्यादा हो। जैसे कुछ में शिक्षा की डिमांड ज्यादा है तो बच्चे ज्यादा आते हैं यहाँ, उसकी बाजार में जरूरत हो, उसकी बाजार में क्या हो, जरूरत हो, वो उसका उपयोग हो, तभी खनिज का खनन होगा, वरना नहीं होगा। मार्बल की मान लो डिमांड नहीं है, मार्बल का कोई मार्केट ही नहीं है, मार्बल का कोई उपयोग ही नहीं है, तो क्या मकराना के लोग मार्बल निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। मकराना के लोग तभी मार्बल निकालेंगे जब उसकी जरूरत होगी, मांग होगी, डिमांड होगी,
मकराना का मार्बल का मार्केट होगा विश्व में, भारत में मार्केट होगा या उसका उपयोग होगा तभी मकराना का मार्बल निकालेंगे, वरना नहीं निकालेंगे। खनिज की प्रक्रियाएं जटिल और खर्चीली है, यानी जो गरीब देश है वो तो निकाल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि पहले मशीनरी लगानी पड़ती है, फिर अनेक प्रकार के श्रमिक लगाने पड़ते हैं, फिर वहां यातायात के साधनों का विकास होना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है, ये खनिज की प्रक्रिया है ना, ये जटिल है। खनिज की प्रक्रिया क्या है? जटिल। अब दिमाग से सुनना, जब खनिज की प्रक्रिया जटिल है, क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा खर्चा किसका आता है? ज्यादा खर्चा आता है श्रमिकों का। ज्यादा खर्चा किसका आता है? श्रमिकों का। ज्यादा खर्चा किसका आता है? श्रमिकों का। तो अब बताओ, जिस देश में श्रमिक ज्यादा है ना, वो ये काम करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जटिल और खर्चीली भले ही है, लेकिन विकासशील देश है ना, इसमें जो विकासशील देश है ना, वो इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करे, ज्यादा भाग ले रहे। क्यों ले रहे? मैं बताऊं आपको तरीका। भारत में बहुत ज्यादा श्रमिक है, भारत में गरीबी भी है, तो मेरे को ये बताओ, भारत में गरीबी है, मैंने आपको पहले कहा था ये जटिल व खर्चीली प्रक्रिया। भारत में गरीबी है और भारत विकासशील देश की श्रेणी में भी है। तो जब ये श्रमिक है, तो ये श्रमिक कम पैसे में काम कर लेंगे नहीं कर लेंगे? मान लो मेरे जैसे कर लेंगे नहीं कर लेंगे? कर लेंगे। तो जब ये कम पैसे में काम कर लेंगे, तो भारत बताओ खनिजों का खनन करेगा नहीं करेगा? करेगा। खनिजों का खनन करेगा। तो विकासशील देश तो इस जटिल और प्रक्रिया कठिन होने के बाद, खर्चीली होने के बाद भी इसका खनन करें, लेकिन विकसित देश नहीं करें। क्यों? विकसित देश है तो वहां के लोग भी विकसित है, तो वहां क्या नहीं मिलेंगे? श्रमिक नहीं मिलेंगे। अगर श्रमिक बाहर से लाओगे तो उनकी प्रक्रिया क्या होगी? खर्चीली होगी। उनकी प्रक्रिया क्या होगी? खर्चीली होगी। तो ये जटिल और खर्चीली प्रक्रिया होने के कारण विकासशील देश में तो इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, लेकिन जो विकसित देश है ना, वो इससे पीछे हट रहे हैं। वो इससे क्या हट रहे हैं? पीछे क्यों हट रहे हैं? क्योंकि वहां श्रमिक है नहीं, बाहर से श्रमिक लाने पड़ते हैं जो बहुत ही महंगे पड़ते हैं, मान लो खर्चीले पड़ते हैं, इसलिए पीछे हट रहे हैं। और विकासशील देश इसमें इसलिए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में श्रमिक उपलब्ध है। यहां तक देखो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फटाफट देखो, फोटो देखो फटाफट, आगे देखो। खनिजों का वर्गीकरण, खनिजों का वर्गीकरण। देखो, इस पूरी पृथ्वी पर भूपटल पर 1600 खनिज पाए जाते हैं। कितने खनिज पाए जाते हैं? पूरी भूपटल पर 1600 खनिज पाए जाते हैं। उद्योगों के लिए पूछ ले कितने महत्वपूर्ण है, तो उद्योगों के लिए टोटल सब उद्योगों में 200 प्रकार के खनिज महत्वपूर्ण है। कितने प्रकार खनिज महत्वपूर्ण है? 200 प्रकार खनिज महत्वपूर्ण है। और जबकि उद्योग के अर्थतंत्र यानी उद्योग के विकास या उद्योग से 80 खनिजों से काम चल जाता है। देखो पूरी बात समझना, पृथ्वी पे या भूपटल में 1600 प्रकार के हैं। उद्योग के लिए टोटल कितने महत्वपूर्ण है? 200। टोटल कितने महत्वपूर्ण है? 200। लेकिन कितने से काम चल जाता है? 80 से भी चल जाता है। 80 से भी चल जाता है। अगली बात में अब वर्गीकरण देखो, तो खनिज पाए जाते हैं चट्टानों में। खनिज कहां पाए जाते हैं? चट्टानों में। और इसका मतलब क्या हो गया? जितने प्रकार की चट्टानें होगी उतने प्रकार के खनिज होंगे। जितनी प्रकार की चट्टानें होगी उतनी प्रकार के क्या होंगे? खनिज होंगे। तो पहली चट्टान है आग्नेय, दूसरी अवसादी, दूसरी कौन सी है? अवसादी। तीसरी है कायांतरित। तीसरी कौन सी है? कायांतरित। पहले आग्नेय, दूसरी अवसादी, तीसरी कायांतरित। आग्नेय चट्टान वो चट्टान होती है जिसका निर्माण आग से होता है। जैसे जिसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है ना, वो आग्नेय चट्टान है। अगली बात में मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। जैसे मान लो ये कोई भूगर्भ है पृथ्वी का, और यहां से ज्वालामुखी निकला बाहर, और जो यहाँ चट्टान बनेगी ना आग से, वो कौन सी होगी? आग्नेय होगी। वो कौन सी होगी? आग्नेय।
यहाँ मान लो ज्वालामुखी निकल के यहाँ जमा हो गया, कई सालों तक पड़ा रहा, कई सालों तक पड़ा रहा। अब कई सालों तक पड़ा रहा तो दब के क्या बन गया, अवसाद बन गया, दब के क्या बन गया, अवसाद बन गया। और इनसे कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ, अवसादी चट्टानों का। जैसे ज्वालामुखी से निकली आग, अग्नि चट्टानों का निर्माण हो गया। कई सालों तक दबे पड़े रहने के कारण उनका रूप परिवर्तित हो गया, मान लो अवसाद के रूप में जमा हो गई वो, तो वहां अवसादी चट्टानों का निर्माण हो गया। और उनका कई सालों तक खनन नहीं हुआ तो उसका रूप भी क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो काया परिवर्तित अर्थात कायांतरित, कायांतरित, काया में परिवर्तन हो जाना। तो अग्नि चट्टान निर्माण आग से, ज्वालामुखी से होता है, अवसादों के जमाव से होता है, कई सालों तक पड़े रहने के पश्चात उसका रूप परिवर्तित होने से कायांतरित, कायांतरित को रूपांतरित भी कहते हैं, कायांतरित को क्या कहते हैं, रूपांतरित भी कहते हैं। तो कई सालों तक भूग्रह में दबे पड़े रहने या उसका खनन नहीं होने के कारण उसका रूप परिवर्तित हो गया, इसलिए उसे कायांतरित या रूपांतरित। अग्नि चट्टानों में पाया जाता है सोना और चांदी। अग्नि चट्टानों में क्या पाया जाता है, सोना और चांदी। आगे बात समझे। अवसादी चट्टानों में पाया जाता है हीरा, सॉरी पेट्रोलियम, डीजल, प्राकृतिक गैस। ये सब किसमें पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं अवसादी। कायांतरित में क्या पाया जाता है, हीरा, ग्रेफाइट, संगमरमर। तो मैं दो लिख देता हूं, संगमरमर। अगली बात में तो सोना चांदी अग्नि में, अवसाद में पेट्रोलियम, डीजल और प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं, और कायांतरित में हीरा या संगमरमर पाया जाता है। यहां तक क्लियर। अब एक चीज और देखो, एक खनिजों का प्रकार दूसरा भी होता है, उसका मैं बता देता हूं। खनिजों में तीन प्रकार होते हैं उसके अनुसार। पहला होता है धात्विक, ये इसका जिक्र आगे आएगा, वैसे आगे बता देंगे, लेकिन यहाँ आपके पाठ में दिया मैं बता देता हूँ। एक होता है धात्विक, एक होता है ईंधन खनिज। धात्विक खनिज वो होते हैं जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं, धातु के अंश विद्यमान रहते हैं, वो धात्विक खनिज। जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता या न के बराबर पाए जाते हैं वो है अधात्विक। और जो ऊर्जा या शक्ति का कार्य करती है वो है ईंधन खनिज। धातु का अंश पाए जाते हैं वो धात्विक, नहीं पाए जाते या न के बराबर पाए जाते हैं वो अधात्विक, जो ऊर्जा या शक्ति का कार्य करते हैं वो ईंधन खनिज। क्लियर। धात्विक खनिजों को दो भागों में बांट दिया, लोहे और एलोहे, लोहे और एलोहे। लोहे खनिज क्या होते हैं, जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं वो लोहे खनिज, और जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं, न के बराबर पाए जाते हैं वो एलोहे खनिज। ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट है दोस्तों। आगे की चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कोटा कैरियर में पेश आज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आगे की श्रृंखला में बढ़ते हैं। हमारा क्या चल रहा था, आठवां। कौन सा चल रहा था, आठवां क्या चल रहा था, आठ अध्याय का नाम था प्राथमिक व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय। अगली बात हमने, और हमने प्राथमिक व्यवसाय में देखो अनेक चीजें देखी थी। उसमें हमने देखा था, देखो पहले आखेट हमने पढ़ लिया था, संग्रहण हमने पढ़ लिया था, मछली पकड़ना हमने पढ़ लिया था, पशुचारण दो प्रकार दिए हुए थे, दोनों हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद कृषि थी, कृषि हमने पढ़ ली थी, यानी कृषि के जितने भी प्रकार थे, यानी कृषि में आगे वो कृषि हमने पढ़ ली थी। आज इसके बाद है लकड़ी काटना। लकड़ी काटना भी किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। उसके बाद है खनन, वो भी किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। तो आज हम दो टॉपिकों की चर्चा करेंगे, एक तो लकड़ी काटने पर और एक खनन पर। एक तो लकड़ी काटना पर और एक खनन, इन दो टॉपिकों पर चर्चा करते हैं। तो हम चर्चा शुरू करते हैं। पहला देखो लकड़ी काटना, लकड़ी काटना। आगे का टॉपिक देखो लकड़ी काटना। अब देखो इस पे टॉपिक, लकड़ी काटना किस व्यवसाय के अंतर्गत आता है, तो लिख सकते हैं लकड़ी काटना प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। किस व्यवसाय के अंतर्गत, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है, व्यवसाय के अंतर्गत। अगर आपसे पूछ रहे लकड़ी काटना किस व्यवसाय के अंतर्गत आता है, तो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एक बार सारी चीजें लिख देते हैं, उसके बाद अध्ययन करेंगे।
बाद में जो चीज पुण्य के बच्चे वो बाद में देखेंगे। लकड़ी काटना, लकड़ी काटना भी एक प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत। अर्थात हम जो लोग लकड़ी काटते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि एक किसान, एक नाम का किसान उस खेत से लकड़ी काट रहा था, ये किस व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो वो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। किस व्यवसाय के अंतर्गत? प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। लकड़ी काटने में क्या होता है? वनों से लकड़ी काटना। लकड़ी काटने में शामिल क्या क्या होता है ये देख लो। लकड़ी काटने में जो शामिल होता है, एक तो लकड़ी काटना, जैसे वन में गए, वन से लकड़ी को काट देंगे, उसके लट्ठे बनाना। लट्ठे बनाने का मतलब ये मान लो आप या तो लंबी लंबी लाठ से बनाना, या तो लंबी लंबी लाठ से बनाना। फिर अगर वृक्ष का तन्ना है, तन्ना मतलब जो मोटा भाग है, वृक्ष का तन्ना है, तो उस तन्ने से जो इतने बड़े लट बनाए जाते हैं ना, इतने बड़े लट, जैसे इतने बड़े लट बना दिए मान लो, या जितना बड़े लट बना दिए, वो है लट बनाना। वे आरा मशीनों तक पहुंचाना। आरा मशीन का मतलब है उन लट्टों को या उस लकड़ी को आरा मशीन तक पहुंचा दिया। अब आरा मशीन में आप जिस प्रकार की लकड़ी बनाना चाहो, चाहे टेबल के लिए बनाना चाहो, चाहे बेड के लिए बनाना चाहो, चाहे खिड़की दरवाजे या किसी के लिए बनाना चाहो, वहां तो लकड़ी काटने में लकड़ी काटना, उसके बड़े बड़े छोटे छोटे लट बनाना। तन्ना बड़ा है, बड़े लट बनेंगे। अगर मान लो टहनियां है तो लंबे लट बनेंगे। और आरा मशीनों तक पहुंचाना, ये सब कार्य लकड़ी काटने में शामिल है। ये सब कार्य किसमें शामिल है? लकड़ी काटने में शामिल है। प्राचीन काल में क्या होता था? प्राचीन काल में सिर्फ लकड़ियों का प्रयोग है ना, वो ईंधन के रूप में किया जाता था। किसके रूप में? ईंधन के रूप में। जैसे मान लो कोई लकड़ी है, उस लकड़ी को काटा, उस लकड़ी को काटने का एक ही उद्देश्य था कि हमें चूल्हे के रूप में काम आ जाएगा, ईंधन के रूप में। जैसे देखो, चाहे वो चूल्हे के रूप में हो, चाहे किसी के दाह संस्कार के रूप में हो, या मान लो कहीं मान लो धुआं करना हो तो उसके रूप में हो, चाहे खीरे बनाने हो तो उसके रूप में हो। तो इसका मतलब ये हो गया, प्राचीन काल में लकड़ी का प्रयोग केवल जलाने अर्थात ईंधन के रूप में किया जाता था। किसके रूप में? ईंधन के रूप में किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में लकड़ी काटना है क्या बन गया? वर्तमान समय में लकड़ी काटना एक व्यवसाय बन गया। वर्तमान समय में लकड़ी काटना एक व्यवसाय बन गया। कैसे बन गया मैं बताता हूं। कई कच्चे उद्योग है जो लकड़ी पर आश्रित है। कई कच्चे उद्योग है जो लकड़ी पर आश्रित है। या ऐसे मान लो लकड़ी है ना, वो कच्चा माल मतलब कच्चे उद्योगों के लिए माल प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है। कच्चे उद्योगों के लिए आधार या माल प्रदान करता है। जैसे कागज उद्योग है और इमारती उद्योग है, ये दोनों ही पूर्णतः लकड़ी पर आश्रित है। अगर आपसे पूछ ले लकड़ी पर कौन से उद्योग आश्रित है, लकड़ी पर कौन से उद्योग निर्भर है, तो एक तो कागजी और एक इमारती। ये दोनों ही उद्योग किस पे आश्रित है? ये दोनों उद्योग लकड़ी काटने पर आश्रित है। तो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है लकड़ी काटना, लट बनाना और आरा मशीनों तक पहुंचाना। इसके बाद क्या है? इसका प्रयोग प्राचीन समय में ईंधन के रूप में होता था, वर्तमान में व्यवसाय बन गया है और इस पे अनेक उद्योग आश्रित रहता है। कच्चे उद्योग के लिए माल प्रदान करता है। एक दो उद्योग ऐसे जो पूर्णतः लकड़ी पे आश्रित है, जैसे कागजी या इमारती उद्योग। आगे बात में इसके आगे देखो, लकड़ी काटने नहीं है वो क्या होता है। आजकल जिन टॉपिक से आस नहीं होती ना, उनसे ही क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होने लग जाते हैं, उनसे ही क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होने लग जाते हैं।
अभी दो चीजों को समझ लो पहले। आपको मैंने उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय दोनों ही बता दिए है क्या क्या नहीं है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है भूमध्य सागर के ऊपर, भूमध्य सागर के नीचे, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है ना उसमें ये कार्य प्राथमिक स्तर पर मिलता है। प्राथमिक स्तर पर कैसे मैं बताऊं आपको, ऐसे मान लो अभी भी ये प्राथमिक रूप से मिलता है। प्राथमिक व्यवसाय में वही व्यवसाय आते हैं जो छोटे कद के हैं, छोटे कद के। द्वितीय व्यवसाय में बड़े कद के आते हैं, तृतीय व्यवसाय में उससे भी बड़े कद के। तो क्या होता है, प्राथमिक व्यवसाय में लकड़ी काटना आता है। आपको पता है प्राथमिक व्यवसाय में लकड़ी काटना आता है। तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये कार्य वहां प्राथमिक स्तर पे मिलते हैं या प्राथमिक रैंक पे मिलते हैं, वहां अनेक प्रकार की लकड़ियां पाई जाती है, जैसे चंदन है, रोडवुड है, सागवान है, मेहगनी। तो बताओ जब ये अनेक प्रकार की लकड़ियां पाई जाती है तो यहाँ जो लकड़ियां पाई जाती है, जो वन पाए जाते हैं, इन वनों से जो लकड़ियां जैसे चंदन की लकड़ी है, रोडवुड की लकड़ी है, सागवान की लकड़ी है, मेहगनी की लकड़ी है, तो यहाँ जो लकड़ियां पाई जाती है इनका प्रयोग किसमें करेंगे, तो इनका प्रयोग करेंगे इमारती कार्यों में या फर्नीचर में। इमारती कार्यों में या फर्नीचर में। जैसे आपने सुना होगा कि सागवान के मतलब जो दरवाजे बनते हैं वो महंगे बनते हैं। आगे बात समझ नहीं आ गई, सागवान के दरवाजे बनते हैं वो महंगे बनते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया जो यहाँ अनेक प्रकार के वन पाए जाते हैं, इन वनों से विभिन्न प्रकार की जो लकड़ियां प्राप्त होती है उनका अधिकतर प्रयोग किसमें होता है, इमारत में, इमारती काम में या फर्नीचर में। इमारती कार्य में या फर्नीचर में। शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है, ये उद्योग व्यापार के रूप में किया जाता है। शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये उद्योग व्यापार के रूप में किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था राजस्थान के दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो उष्णकटिबंधीय में आते हैं। मैं आपको इसका उदाहरण देकर समझा दूंगा। अभी शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उद्योग व्यापार के रूप में देखने मिलता है। कैसे, जैसे अभी राजस्थान का उदाहरण लेते हैं, हम नागौर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तो आपके तो यहाँ मैंने पर्सनल इनकम देखा है, हमारे साइड लकड़ियां थोड़ी ज्यादा काटते हैं, जो सूखी लकड़ियां वो ज्यादा काटते हैं। तो बताओ वो सूखी लकड़ियां काट के उसको मार्केट में, जैसे मान लो किसी भट्टे पे या कहीं मान लो मंदिर में या कहीं मस्जिद में या कहीं भी जरूरत हो उसको चर्च में, वहां जाके उसको बेचते हैं। तो बताओ हमसे जिसने लकड़ी खरीदी, हमने उसको बेची, उसने आगे ले जाकर बेच दी, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो उस लकड़ी का व्यापार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। वो उस लकड़ी का क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है। तो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो लकड़ी काटना है ना वो किस स्तर पर किया जाता है, व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। अर्थात जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसमें लकड़ी काटना एक व्यापार है। लकड़ी काटना क्या है, व्यापार है, उसका एक व्यवसाय है लकड़ी काटना। वो उसे क्या करता है, व्यापार करता है और मुनाफा कमाता है। दूसरी चीज देखो, अब तो सब जगह क्या है, परिवहन का विकास हो गया। परिवहन क्या हो गया, विकास। तो परिवहन का विकास हो गया, क्या लकड़ी को लाने ले जाने में क्या ज्यादा परेशानी नहीं होती। लकड़ी को लाने और ले जाने में ज्यादा क्या नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है। अगली बात में तो शीतोष्ण और उष्ण, तो दोनों की बात बता रहा हूं। शीतोष्ण और उष्ण, पहले तो शीतोष्ण में ज्यादा था, अब उष्ण में, शीतोष्ण में दोनों में बराबर है। तो अब क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय हो चाहे उष्णकटिबंधीय हो, कहीं से भी लकड़ी काट ली, वहां से ट्रैक्टर में, पिकअप में, ट्रक में, किसी में भर के दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तो लकड़ी काटना क्या है, लकड़ी काटना एक व्यवसाय है और व्यापार भी है। व्यवसाय भी है और व्यापार भी है, दोनों उद्देश्य से किया जाता है। और अब लकड़ी को लाने और ले जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। नहीं क्यों होती है, इसलिए नहीं होती है क्योंकि परिवहन के साधनों का विकास ज्यादा हो गया, इसलिए लकड़ी को एक जगह से दूसरे जगह तक लाने या ले जाने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखो कई देश ऐसे हैं जहां लकड़ी काटना एक प्रमुख व्यवसाय, जैसे नॉर्वे है, फिनलैंड है, यूएसए है। इन देशों में क्या है, इन देशों में लकड़ी काटना व्यवसाय बन गया, अर्थात उनका प्रमुख पैसा बन गया, उनका प्रमुख रोजगार का साधन बन गया है। क्या बन गया है, लकड़ी काटना। नॉर्वे, फिनलैंड, यूएसए, इनमें क्या बन गया है, लकड़ी काटना एक प्रमुख पैसा, प्रमुख व्यवसाय बन गया है। यहां तक बात आपको समझ में आई। अब आगे देखो, जब लकड़ी काटना एक पैसा बन गया है तो बताओ, जैसे मान लो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं सारी चीज। जैसे मान लो लकड़ी काटना एक व्यवसाय बन गया,
तो बताओ, व्यवसाय बन गया तो लोग ज्यादा कमाने के लालच में वनों की अंधाधुंध कटाई करेंगे नहीं करेंगे? वनों की अंधाधुंध क्या करेंगे? वनों की अंधाधुंध कटाई करेंगे। अंधाधुंध अंधाधुंध क्या करेंगे? कटाई करेंगे। जब वनों की अंधाधुंध कटाई करेंगे तो आप दिमाग लगाओ, जब किसी क्षेत्र में वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है तो वह वन क्षेत्र की क्या होगी? कमी होगी। वन क्षेत्र की क्या होगी? कमी होगी। वन क्षेत्र की क्या होगी? कमी होगी। जैसे मान लो यहाँ 4 पेड़ है, 4 पेड़ है या 3 पेड़ है, 3 पेड़ में से एक पेड़ काट दिया, पेड़ कितने बचे? पीछे 2। तो बताओ वन क्षेत्र कम हो रहा है ज्यादा? कम हो रहा है। तो वन क्षेत्र कम हो रहा है, वन क्षेत्र क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं सामने आती है। इससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं क्या आती है? सामने आती है। जैसे मैं बताऊं, वन क्षेत्र कम हो गया तो यहाँ की जलवायु खराब होगी, अर्थात विषम जलवायु होगी। जलवायु कैसी हो जाएगी? विषम हो जाएगी। जलवायु कैसी हो जाएगी? विषम हो जाएगी। मृदा का क्या होगा? अपरदन होगा। मृदा का क्या होगा? अपरदन होगा। जब मृदा का अपरदन होगा, मृदा का कटाव होगा तो भूमि क्या होगी? अनुपजाऊ होगी। भूमि क्या होगी? अनुपजाऊ होगी। भूमि क्या होगी? अनुपजाऊ होगी। और जब मृदा अनुपजाऊ होगी, भूमि अनुपजाऊ होगी, जलवायु विषम होगी, तो जो भूमिगत जल स्तर है, जैसे हम कुएं ट्यूबवेल होते हैं, तो भूमिगत जल स्तर में क्या आएगी? गिरावट आएगी। भूमिगत जल स्तर में क्या आएगी? गिरावट आएगी। भूमिगत जल स्तर में क्या आएगी? गिरावट आएगी। आगे बात सुने, वन क्षेत्र कम हो रहा तो जलवायु विषम होगी, मृदा का अपरदन होगा, भूमि अनुपजाऊ होगी, मृदा का अपरदन होगा तो जल स्तर में गिरावट आएगी। कई क्षेत्रों में क्या आएगी? बाढ़ आएगी। तो कई क्षेत्र में क्या पड़ेगा? अकाल या सूखा पड़ेगा। अकाल पड़ेगा या सूखा होगा। तो लकड़ी काट रहे हैं, इससे वन क्षेत्र कम हो रहा है, और जब वन क्षेत्र कम हो रहा है तो इन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा। कैसे? वन क्षेत्र कम हो गया तो वहां की जलवायु विषम हो जाएगी, मृदा का अपरदन होगा, भूमि अनुपजाऊ होगी, भूमिगत जल स्तर में गिरावट आएगी, अनेक प्रकार की बाढ़ आएंगी, अनेक प्रकार के कहीं सूखा या अकाल पड़ेगा। जैसे अभी देख लो कि यार दिल्ली में हालत ये, वहां बहुत खतरनाक तरीके से बाढ़ आई थी, और हमारे राजस्थान में उस टाइम देखो बरसात की बूंद नहीं टपक रही थी, बरसात की बूंद नहीं टपक रही थी। तो इसका असर क्या हो रहा है? ये असर सारे यही हो रहे हैं, ये सारे असर हो रहे हैं। ये लकड़ी काटना आपके कंप्लीट हुआ। इसके बाद पढ़ते हैं खनन। इसके बाद पढ़ते हैं खनन। खनन पढ़ने से पहले आपको 3 चीजें समझनी होगी। पहला तो ये प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। अब तक समझ में आई? दूसरी चीज, जैसे ही हम खनन पढ़ते हैं तो खनन की परिभाषा, मैं तीनों की परिभाषा बता देता हूं आपको। देखो, एक तो होता है खनिज, एक होती है खान, और एक होता है खनन। ये 3 शब्द होते हैं। एक तो खनिज होता है, एक खान होता है, एक खनन होता है। अब ये तीनों होते क्या? देखो, खनिज देखो, भूमि से खोदकर, पहले समझना, भूमि से खोदकर निकाले गए पदार्थ खनिज कहलाते हैं। खनिज कहलाते हैं। आगे बात सुने, खान क्या होती है? जिस स्थान पर खनिज पाए जाते हैं, जिस स्थान पर खनिज क्या होते हैं? पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? खान कहते हैं। और खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया, खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया, किसको? खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया, उसको हम क्या कहते हैं? खनन कहते हैं। अब कैसे मैं आपको समझाता हूं। देखो, जैसे कोई ये खान है, आगे बात, इसमें संगमरमर है, इसमें ये क्या है? संगमरमर है। बात समझना हो, इसमें संगमरमर है, कोई खान है। तो अब बताओ, संगमरमर पाया जाता है, और जिस क्षेत्र संगमरमर एक खनिज है, और जिस क्षेत्र में खनिज पाए जाते हैं उसे खान कहते हैं। तो बताओ, ये खान हो गई, हो गई। यानी जिस क्षेत्र में खनिज पाए जाते हैं उसे तो खान कहते हैं। तो संगमरमर एक खनिज है। संगमरमर मान लो तांबा, कोयला, पेट्रोलियम ईंधन, सोना, चांदी, हीरा, ग्रेफाइट, कुछ भी मान लो।
तो ये क्या होगी, खान होगी, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है। अगली बात में अब इस संगमरमर को खोदकर, इस खान को खोदकर क्या निकालेंगे, संगमरमर को बाहर। तो ये जो खान खोद रहे हैं, खोद रहे इसको बाहर निकाल रहे हैं, इसको कहते हैं खनन, इसको कहते हैं खनन। जिस स्थान पर पाए जाते हैं वो तो खान, इनको बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन, और जैसे ये बाहर निकला ये खनिज हो गया, ये क्या हो गया, खनिज हो गया। तो जिस स्थान पर खनिज पाए जाते हैं उसे तो खान कहते हैं, बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है, और जैसे ये बाहर निकला ये खनिज हो गया। तो परिभाषा पूछे तो भूमि से खोदकर निकाले गए पदार्थ खनिज कहलाते हैं, जिस स्थान पर खनिज पाए जाते हैं उसे खान कहते हैं, और खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। ये है आगे बात सुनने। तो अब ये है, तो पहले समझो प्राथमिक व्यवसाय में खनन, तो खनन प्राथमिक व्यवसाय में आता है। जिस भूमि से खोदकर निकाले गए पदार्थ क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं, और जिस स्थान पर खनिज पाए जाते हैं ना वो खान है, और खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है ना वो खनन है। खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या है, खनन है। अब आगे देखो, जो खनन है ना वो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक दृष्टि से क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। जैसे कैसे होता है महत्वपूर्ण, मैं आपको तरीका बता देता हूं इसका। महत्वपूर्ण होता है कैसे होता है, देखो क्या मकराना में संगमरमर की खान है, तो मकराना में संगमरमर की खान है, तो वो व्यक्ति के रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि नहीं है, रोजगार की दृष्टि से व्यक्ति के महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे व्यक्ति के बहुत ज्यादा मुनाफा होता है, उसके बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। अब आगे देखो, जैसे हम प्राचीन काल थे, तो प्राचीन काल में तो क्या है, हमने प्राचीन काल, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तब पढ़ोगे प्राचीन काल में क्या होता था, अनेक प्रकार के काल थे, जैसे पाषाण काल, ताम्र काल या तांबे का काल, कांस्य काल, इससे अभी थोड़े दिनों में आया था लोहे काल, ये काल थे। यानी प्राचीन काल में पाषाण काल थे, तांबे का काल था, कांस्य काल था, लोहे का काल था। और अगर आप पूछ ले अभी कि वर्तमान में कौन से काल में आप जी रहे हो, या वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है, तो वर्तमान में इस्पात काल है। हम किस युग में जी रहे हैं, हम इस्पात के युग में जी रहे हैं। हम किस युग में जी रहे हैं, हम इस्पात के युग में जी रहे हैं। किस युग में, इस्पात के युग में जी रहे हैं। अगली बात में दूसरी चीज आगे देखो, ये खनिज खनन है, खनन में खनिज पाए जाते हैं, बाहर निकालते हैं, तो ये किसी भी देश के आधार होते हैं, किसी भी देश के क्या होते हैं, आधार होते हैं। कैसे, जब आपके पास कोई खान है, उससे आपको पैसा मिल रहा है, तो आपकी आमदनी में वृद्धि हो रही है, साथ में अनेक प्रकार के लोग मजदूरी करें मेरे जैसे, उनको भी फायदा हो रहा है। तो बताओ ये एक आधार हो गया कि नहीं हो गया, आधार हो गया कि नहीं हो गया। तो ये आधार है या दूरी है। दूरी क्या होती है,